सो हेलो एवरीवन। सो देखिए ये 8th लेक्चर है सॉल्यूशन का। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 तक की अगर हम बातें करें तो लेक्चर नंबर 7 तक में हमने वेपर प्रेशर के दोनों केस पढ़ लिए थे। वेपर प्रेशर का पहला केस तो ये था कि जब एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट के अंदर, और दूसरा केस ये था जब आप दो वॉलेटाइल लिक्विड को मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये दो केस हमने पढ़ लिए हैं। अब देखिए हम आगे एक नोट पॉइंट से लेक्चर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में जो सबसे पहला नोट पॉइंट हमें पता होना चाहिए दैट इज कि अगर मान लीजिए ऐसा हो कि दो लिक्विड्स हैं और वो इमिसिबल हैं। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहां पर दो लिक्विड है, मान लो एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। ठीक है, तो ए लिक्विड का वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, मतलब प्योर ए का वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, और प्योर बी का प्रेशर वेपर प्रेशर मतलब खाली बी है उसका वेपर प्रेशर है पी नॉट बी। ठीक है, दोनों इमिसिबल है। इमिसिबल बोलने का मतलब है दोनों मिल नहीं सकते, जैसे वाटर और ऑयल। जब आप वाटर और ऑयल को मिक्स करेंगे तो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड जो मिक्स नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड एज इमिसिबल। अगर मान लीजिए हम दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स कर देते हैं और एक हम सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, तो उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। मतलब सीधे सीधे हम प्योर वेपर प्रेशर को ऐड कर देंगे। प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है पी नॉट ए है और प्योर बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे अगर दो इमिसिबल लिक्विड है और मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का जो होगा वो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी होगा। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप ये नोट पॉइंट लिखो और एक क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन करके मुझे बताओ। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, तो आई होप सबने ये पॉइंट लिख लिया होगा और एक क्वेश्चन भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे हम और अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अगर किसी को डाउट फिर भी है तो वो मुझे यहाँ पर बता सकता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे। आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम उसी को पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आपने अपनी अर्ली क्लासेस में मतलब बचपन में पढ़ा होगा
कि टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड बॉईल करता है, उबलने लगता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आपने ये पॉइंट बचपन में पढ़ा होगा कि जिस भी टेम्परेचर पर कोई लिक्विड भाई बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, हम उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 12th में हम क्या चीज़ सीखेंगे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वी नो व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सराउंडिंग का प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा कोई भी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वो टेम्परेचर उस लिक्विड के लिए, उस सॉल्वेंट के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 atm होता है। तो अगर वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया तो उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है वो मैंने यहाँ पर समझाया, अभी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सराउंडिंग प्रेशर की बात कर रहा हूँ, जो भी आसपास का सराउंडिंग का प्रेशर होगा उसके बराबर अगर वेपर प्रेशर हो जाता है किस टेम्परेचर पर, तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। तो बेटा पॉइंट नंबर 3 में बोला है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 760 mm ऑफ Hg और 760 टॉर्स, सब एक ही चीज़ है, इज कॉल्ड एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में क्या अंतर है। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हम सराउंडिंग के प्रेशर की बात कर सकते हैं। हो सकता है हम बहुत ऊपर हो, तो बहुत ऊपर हो तो बहुत ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता नहीं है ना। बात मेरी समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए, बहुत हाई एल्टीट्यूड पर चले जाए तो वहाँ पर तो प्रेशर 1 atm हो नहीं सकता है ना। तो इसका मतलब ये है हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, हम सराउंडिंग के प्रेशर की बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते वक्त। लेकिन अगर मान लो हमने प्रेशर को 1 atm ले लिया, मतलब हमने ये बोला भाई वेपर प्रेशर जो है 1 atm के बराबर जिस टेम्परेचर पर हो जाता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एक तो हो गया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एक हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोला जाएगा, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू सराउंडिंग प्रेशर। अब वो सराउंडिंग का प्रेशर 1 atm है, 2 atm है, 4 atm है, डजंट मैटर। एक तो ये तरीका हो गया, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया उस कंडीशन में। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लो वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में हम अर्थ सरफेस पर बातें करेंगे। ठीक है, आई होप आपको बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया होगा और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया। बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी प्रेशर हो सकता है, सराउंडिंग में जो भी प्रेशर हो, आप हाइट पर है तो प्रेशर 1 atm नहीं उससे कम होगा, तो इस तरीके की बातें हैं यहाँ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो फिर यहाँ से अब लिख लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो हेडिंग इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद ये सारी चीज़ें लिख लो। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और लिख के मुझे बताओ जब कंप्लीट हो जाए।
चलो, सबका हो गया क्या? एक बार वापस से क्लियर करो मुझे, सबका हो गया? ये लिख के हो गया सबका? ये बाकी सबका हो गया हो तो बता देना। ओके, तो फिर चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी को एक डायग्राम से समझते हैं, जो हमने चीज़ें अभी यहाँ पर बोली। मान लीजिए एक लिक्विड को हम बॉईल कर रहे हैं और बॉईल करने पर उसके कुछ वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऊपर की तरफ वो कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऊपर से नीचे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर ऊपर ऊपर से ऊपर लगने वाला प्रेशर और नीचे लगने वाला प्रेशर बराबर हो जाए, उस पॉइंट पर लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। इसको ऐसे फील करो, जैसे लिक्विड क्या है ना, ऊपर उठना चाह रहा है, वो बॉईल करना चाह रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर उसको दबा रहा है। तो अब नीचे वाला जब प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर को ओवरकम कर जाएगा, तो लिक्विड ऊपर उठ जाएगा, मतलब बॉईल करना स्टार्ट कर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? इसको ऐसे फील करो, ऊपर से जो भी प्रेशर उसको नीचे दबा रहा है, ऊपर वाला प्रेशर बार बार लिक्विड को नीचे दबा रहा है, ऊपर आने नहीं दे रहा है। अब क्या होगा, एक ऐसा प्रेशर होगा नीचे से लगने वाला, जो ऊपर वाले प्रेशर को, जो उसको दबा रहा था, उसको ओवरकम कर जाएगा, उसको खत्म कर देगा, तब वो ऊपर उठ जाएगा, है ना? तब वो बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको ऐसे फील करना स्टार्ट करो जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर देखो, फोर्थ पॉइंट में बोला है, when liquid starts boiling it starts to change its phase from liquid to gas। देखो, जब लिक्विड ना बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, जिस टेम्परेचर पर वो बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, वो अपनी फेस को चेंज करना स्टार्ट कर देता है, मतलब लिक्विड से गैसियस फेस में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी हम एनर्जी उस समय सप्लाई कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी फेस चेंज में चल जाती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाती। ये आपको पता होगा कि जब भी लिक्विड बॉईल करता है तो कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करता है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होंगी। तो वही सारी बातों को हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, चलो अब ये वाला डायग्राम कॉपी करो, ये वाला फोर्थ पॉइंट लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी ये कॉपी कर लिया होगा। चलो, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने सामने एक दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड ऑर्डर ऑफ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ईथर एंड एल्कोहल। तो ये तीन का हमको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो बताओ अब क्या होगा। ठीक है, विद रीजन आपको इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, और आपको कारण भी बताना है क्यों ऐसा हुआ। जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर मुझे आप आंसर करो।
सॉल्व दिस क्वेश्चन विद रीजन। ठीक है, मेरे को आंसर तो दे देना, चलो ठीक है। ईथर एल्कोहल वाटर, ठीक है, तो आंसर आया ईथर एल्कोहल वाटर। भाई रीजन, रीजन ऐसे आंसर नहीं चाहिए, रीजन भी लिख दो, आगे चल के रीजन लिखो, क्या रीजन क्या है। चलो तो आंसर और किसी का तो आ नहीं रहा है, इतना टाइम लग गया, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई करो, ऐसे नोट्स नहीं पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आए। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट किस हिसाब से वेरी करता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। वापस से, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मान लो वेपर प्रेशर, अगर मान लो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, किसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो वो जल्दी से एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है जल्दी से वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, तो बताओ वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में आपको ये पढ़ाया गया वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका है। वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा किसका है, ईथर का। ईथर का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है। बात समझ में आ रही, ईथर का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा, ये मैंने बताया था आपको। वैन डर वाल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद एल्कोहल था और उसके बाद वाटर था। वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा देखो ईथर का होगा, ये वेपर प्रेशर का ऑर्डर है, और फिर एल्कोहल का होगा, फिर वाटर का होगा। तो अगर वेपर प्रेशर का ऑर्डर ये है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा इसका उल्टा, मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा एल्कोहल का, फिर ईथर का। तो जिन्होंने आंसर बताया है गलत आंसर बताया है, ये सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का, फिर होगा एल्कोहल का, फिर होगा ईथर का, क्योंकि वेपर प्रेशर किस हिसाब से वेरी करता है ये आपको पता होगा। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ आपसे कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने वेपर प्रेशर किस हिसाब से वेरी करता है और ईथर एल्कोहल वाटर में स्पेशली 3 केस तो मैंने लिए ही थे, तो वहाँ पे आपको बताया था, तो आपको उससे पता होगा। ठीक है, जिसको नहीं भी पता वापस से सजेस्ट किया कि इसको याद कर लो। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया। जिसको जिसको ये नहीं समझ में आया उसको ये याद रखना है कि जो वेपर प्रेशर होगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट। इस तरीके से याद रखना, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जैसे फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। फैक्चुअल बातें करेंगे तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये सब तो जानते होगे आप। बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट ईथर का 34.6 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज फैक्चुअल डेटा। ठीक है, सो फैक्ट हमारे लॉजिक को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी ये। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे कहीं बगल में ये भी लिख लेना कि जो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, कहीं पे लिख लेना भैया वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, वेपर प्रेशर बढ़ गया है तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया है। इस चीज़ को याद रखना आपको। ठीक है, चलिए, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, अब आपको इसका आंसर करना है। देखें कौन आंसर करता है इसका। क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या हो जाएगा, कितना बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा इफ वी कीप कंटेनर ऑफ वाटर एट द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के ऊपर ले जाके रख दें अगर हम कंटेनर को और फिर जाके बॉईल करें पानी को, तो आपको बताना है पानी के साथ क्या होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये चीज़ करके बताना है आपको। ठीक है, चलो फटाफट बता दो अब इसी बात पर। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम फटाफट बता दोगे।
ठीक है, और उम्मीदों पर खरे उतरोगे। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन खरा उतरेगा उम्मीदों पर। तुक्के उक्के मत मारना यार। ठीक है, ये तुक्के उक्के वाला गेम मत खेला करो, ये होगा वो होगा। ठीक है, अपने आप को दुखी करोगे तुक्के मार मार के। डिक्रीज करेगा ऐसा बताया गया है। ठीक है, ये एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब तो बस यूं ही बैठे हैं। ठीक है भाई, सही बात है, आपने सही बताया, एक्सटर्नल प्रेशर घट जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर घट गया, बिकॉज वेपर प्रेशर इज लो एट टॉप, वेपर प्रेशर इज लो एट टॉप, ये किसने बता दिया? मैंने तो ऐसा कभी नहीं बताया कुछ कि वेपर प्रेशर इज लो एट टॉप, ऐसा तो मैंने कभी कुछ नहीं बोला। ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ से तुम ढूंढ के लाते हो, कहाँ से ढूंढ के लाते हो, कौन सी किताब पढ़ते हो भगवान जाने। वेपर प्रेशर इज लो एट टॉप, अरे ऊपर नीचे जाने से वेपर प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट कमजोर हैं आपके। ऊपर ले जाओगे अगर पानी को तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, वाह क्या बात है। रेफरेंस दिया करो, कहाँ कहाँ से पढ़ते हो तुम लोग, मतलब इतनी इतनी ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हो, तो उसका लॉजिक ही ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। ठीक है भाई, तो ऊपर जाने पर एक्सटर्नल प्रेशर घट जाएगा, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर घट गया तो कम वेपर प्रेशर पर ही दोनों बैलेंस हो जाएंगे ना। भाई मेरी बात समझो, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर है तो वेपर प्रेशर को यहाँ आना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। लेकिन मान लो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ आ गया तो वेपर प्रेशर को कम उठना पड़ेगा, तो कम ही टेम्परेचर पर उतने वेपर्स काम कर जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर कम टेम्परेचर पर ही लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं, एल्टीट्यूड पर बहुत ऊंचा चले जाते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे होगा भाई ये कि बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, मतलब पानी बहुत जल्दी उबल जाएगा। ऊपर पता है पहाड़ी वहाड़ी इलाकों में खाना बनाना बहुत कठिन होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों क्यों खाना बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है? खाना पकता नहीं है। खाना क्यों नहीं पकता मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो कि जैसे खाने पकने के लिए क्या चाहिए? खाने पकने के लिए उसको हीट चाहिए ना, है ना? खाने को अगर हीट मिलेगी, जो आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो खाने बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए, तो अगर उसको हीट मिलेगी तभी तो पकेगा। लेकिन अगर मान लो वो हीट स्टेट चेंज करने में चली जाए, लिक्विड के स्टेट चेंज, जैसे खाना पका रहे हो तो रॉ मटेरियल डालोगे प्लस वाटर डालोगे, है ना? ये तो करोगे ही। अब मान लो अब मान लो आपने हीट सप्लाई की, पानी बॉईल करने लगा, तो पानी बॉईल करने लगा, अब जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो जा कहाँ रही है? वो तो उसको फेस चेंज कराने में जा रही है ना। अब वो रॉ मटेरियल को नहीं मिल रही, खाना पकाने में वो हीट यूज नहीं हो रही, तो इसीलिए खाना पकता ही नहीं ऊपर। इट इज वेरी डिफिकल्ट। मेरी बात समझे? तो एल्टीट्यूड वाले रीजन में या हिली एरियाज में खाना पकाना इसीलिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि वाटर बहुत जल्दी बॉईल कर जाता है, और जब वाटर बहुत जल्दी बॉईल कर जाता है इसका ये मतलब हुआ कि वो हीट जो हम सप्लाई कर रहे होते हैं वो फेस चेंज में चली जाती है, वो ठीक है पकाने में यूज़ नहीं हो रही होती है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। इट विल डिक्रीज एज सराउंडिंग प्रेशर विल बी लेजर एज कंपेयर टू दैट ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू हिली एरिया। सो एट लेस टेम्परेचर वेपर प्रेशर विल बिकम इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर। तो कम ही टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा सराउंडिंग टेम्परेचर के। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो इसको फटाफट लिख के मुझे कंफर्म करो, मुझे जल्दी से कंफर्म करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लिखना है, अच्छे से लिख लो और फिर मुझे कंफर्म करके बताओ।
जल्दी से लिख लो इसका आंसर और फिर मुझे बता देना। बाकी ऊपर का सब हो गया होगा। मान लो कुछ छूट गया, ठीक है, तो उसके लिए अलग से लिख देना कि ये वाला चीज़ छूट गया, हम लिख नहीं पाए हैं, तो फिर से मैं वहाँ पे स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए भाई कंप्लीट हो चुका है ये। चलो तो इसी बात पे ले लो दूसरा वाला क्वेश्चन और अब बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताना है आपको। आप मोटिवेटेड रहो, देखो आंसर करोगे, क्वेश्चन देखोगे, आंसर करोगे, तभी तुम्हें मजा आएगा। जब रिस्पॉन्स करते रहोगे तभी मुझे मजा आएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मेरा मोटो डाउन होता रहेगा। तो तुमको रिस्पॉन्स करना है, तुमको बढ़िया से पढ़ना है, क्वेश्चन देखना है, अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड करना है, तभी तुम्हें भी मजा आएगा। भाई बताया जा रहा है कि इंक्रीज करेगा। पता नहीं बाकी सबको तो समझ ही नहीं आ रहा इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ तो दिमाग में आ ही रहा होगा क्वेश्चन देख के। कुछ तो रीजन समझ में आ ही रहा होगा इस क्वेश्चन का। मैंने ये तो पूछा ही नहीं प्रेशर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। मैंने ये पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ठीक है, यू शुड हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, that you are saying that pressure increases. I'm not asking about the pressure will increase or decrease. I'm asking about the what will happen to the boiling point of water if you boil the water in a closed pressure cooker. क्लोज प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, ये बात सही है। तो एक्सटर्नल प्रेशर, बहुत बढ़िया बात है, सबका आंसर सही आया है भाई। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा। इसको ऐसे फील करो कि जो वेपर्स होंगे वो एस्केप तो कर नहीं पाएंगे, बाहर तो जा नहीं पाएंगे, तो वो ऊपर गए और फिर से वो लिक्विड को क्या करने लगेंगे, कंप्रेस करने लगेंगे, लिक्विड को वापस से दबाने लगेंगे। तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इट विल बी एलिवेटेड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट विल बी एलिवेटेड, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एज एयर कांट एस्केप इजिली, वहां से गैस आसानी से बाहर नहीं निकल सकता फ्रॉम प्रेशर कुकर, सो सराउंडिंग प्रेशर विल बी वेरी हाई, it will compress the liquid and water will not boil easily. That's why we prefer to cook in pressure cooker. इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना पकाया जाए। एज द हीट एनर्जी सप्लाइड, जो भी हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे वो कहाँ पे जाएगा, कुकिंग में जाएगा, क्योंकि पानी तो बॉईल हो ही नहीं रहा, स्टेट तो चेंज हो ही नहीं रही है। मेरी बात समझ लो, स्टेट खाली वेपराइजेशन हो रहा है, इवोपोरेशन हो रहा है, लेकिन वो बॉयल नहीं हो रहा। बॉयल होना एक अलग चीज होता है, वेपोराइजेशन इवोपोरेशन एक अलग चीज होता है। इवोपोरेशन डन एट एवरी टेम्परेचर, मतलब इवोपोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है, लेकिन बॉइलिंग हर टेम्परेचर पर नहीं होता, स्टेट चेंज हर टेम्परेचर पर नहीं होता। बात समझे? तो खाना पकाने में ही एनर्जी जाएगी, फेस चेंज में एनर्जी जाएगी, इसीलिए हमें खाना प्रेशर कुकर में ही बनाना चाहिए, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको बढ़िया समझ में आ गई होगी। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से लिख सकते हो, फटाफट लिख लो इसका एक्सप्लेनेशन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से एक्सप्लेनेशन लिखो, फिर बताओ, फिर हम आगे बढ़ें।
वेरी गुड। ठीक है, चलो अब इसी बात पर मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है सामने आपके, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ों का, वाटर और वाटर प्लस ग्लूकोज। सोच समझ के सही से आंसर देना। तो बॉइलिंग पॉइंट बताया गया वाटर प्लस ग्लूकोज का ज़्यादा होगा वाटर से। बहुत बढ़िया। ठीक है, जिन्होंने भी ये आंसर दिया है वाटर प्लस ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वाटर से, बहुत बढ़िया, उनका आंसर सही है। अब ये भी बता दो क्या सोचा है तुमने। टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एक्सप्लेनेशन। जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो उसके पीछे का रीजन बताओ। सही बात है, बहुत बढ़िया। देखो ग्लूकोज जो है नॉन वोलेटाइल सल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट जब पानी के अंदर जाएगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर पानी का ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो पानी का अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बहुत बढ़िया रीज़न। ठीक है, बहुत बढ़िया इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, तो देखिए वहाँ पर वाटर प्लस ग्लूकोज का वाटर से ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। रीज़न ये है कि वेपर प्रेशर जो वाटर का ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। बिल्कुल सही बात है ना, वेपर प्रेशर का रीज़न है। बहुत बढ़िया जिन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम कुछ नोट पॉइंट्स के बारे में बातें करेंगे। तो पहले आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है, उसके बाद हम कुछ नोट पॉइंट्स पर जाएंगे।
ठीक है, सबका ये कंप्लीट हो जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नोट पॉइंट्स कुछ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नोट 1, पहला नोट पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर, सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ऐसा सोल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, अभी हमने ऊपर देखा है दिस इज अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा देन प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है किससे, किससे किससे ज़्यादा हो जाता है, प्योर सॉल्वेंट से। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया, ठीक है, और इसको हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया गया होगा, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिख लेना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है किसी लिक्विड के लिए। तो ये नोट नंबर 1 है, बाद में भी लिख लेना, अभी समझो। ठीक है, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो सेकंड पॉइंट ये है कि डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो टी सॉल्यूशन माइनस टी सॉल्वेंट, टी सॉल्यूशन को टी एस से, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, और टी सॉल्वेंट को टी नॉट से शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हो जाएगी टी एस माइनस टी नॉट। ठीक है, वापस से पॉइंट नंबर 3, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, याद रखेंगे। फोर्थ पॉइंट में है डेल्टा टीबी। अब यहाँ पे देखो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, डेल्टा टीबी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा एलिवेट करेगा या कितना कम एलिवेट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है। अगर मोलैलिटी सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी तो डेल्टा टीबी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हम हटा दें तो वी विल गेट डेल्टा टीपी इज इक्वल्स टू, एक कॉन्स्टेंट है के बी इंटू मोलैलिटी। अब के बी को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं के बी क्या है, इट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। किसके लिए डिफाइन किया जाता है भाई, सॉल्वेंट के लिए डिफाइन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, देखिए मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया इस वर्ड को। मोलल एलिवेशन पॉइंट बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, नॉट सोल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए नहीं होता के बी सॉल्वेंट के लिए होता है। ठीक है, अच्छा ये वाला भी फॉर्मूला कब लगाएंगे, इफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, जब कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम लगा देंगे। और अगर मान लीजिए कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो डेल्टा टी बी मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बराबर होगा वेंट हॉफ फैक्टर इंटू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी। स्मॉल एम मीन्स मोलैलिटी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ तक, पॉइंट नंबर 5 तक लिख लेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट नंबर 5 तक लिखें फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 तक लिखें पहले। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इसका एलिवेशन का मतलब है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से, इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
पॉइंट नंबर 5 तक लिखना है। जैसे ही पॉइंट नंबर 5 तक हो जाए कंप्लीट, फिर मुझे बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सब चीज समझ समझ के लिखते जाना वापस से। चलिए, तो अब समझते हैं पॉइंट नंबर 6 क्या है। पॉइंट नंबर 6 है, देखिए पॉइंट नंबर 6 से वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक के दो फॉर्मूले आ गए हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम जब कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा, और डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम जब कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा। ठीक है। अच्छा, के बी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट सॉल्वेंट के लिए। वापस से के बी को कैसे डिफाइन किया जाता है ये चीज़ हम देख रहे हैं। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, what is kb? kb का मतलब क्या है? it is the elevation in boiling point when 1 mole of non volatile solute is dissolved per kilogram of solvent। वापस से बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन हो रहा है उसको बताएगा kb, जब 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जा रहा है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। हमारे पास एक सॉल्वेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, उसके अंदर हम 1 मोल डाल देते हैं कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का, कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का 1 मोल डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का 1 मोल डाल देते हैं, तो कितना एलिवेशन हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर वो रिप्रेजेंट करेगा केबी। चाहे तुम कोई भी सॉल्यूट डाल दो फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात समझे, चाहे तुम 1 मोल कोई भी सॉल्यूट डाल दो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेल्टा टीबी क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, 1 मोल कोई भी सॉल्यूट डाल दो, कैसा भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दो, जितना भी एलिवेशन होगा ना बॉइलिंग पॉइंट में वो केबी होगा, और केबी फिक्स होगा। एक सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है, याद रखना, एक सॉल्वेंट का केबी हमेशा फिक्स होता है। सॉल्वेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है केबी। ठीक है, तो केबी वापस से इट इज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया? व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, 1 मोल नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का ऐड किया गया है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। आई होप कि केबी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करें केबी की, तो एसआई यूनिट क्या होगी? अब यहाँ पे देखो केबी, केबी को हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी अपॉन एम। यहाँ से एम नीचे ले जाएंगे तो डेल्टा टीबी मतलब कैल्विन में आएगा, तो या तो ऐसे डिफाइन कर दो कैल्विन पर मोलाल, कैल्विन पर मोलाल, या लिख दो कैल्विन इंटू किलोग्राम अपॉन मोल। ठीक है, आप इसकी यूनिट अपने आप निकाल लेना। ठीक है, 7 पॉइंट में यूनिट का जिक्र किया गया है। 8वें पॉइंट में केबी इज ऑल्सो नोन एज, ए के मतलब ऑल्सो नोन एज इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम है केबी का, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। वापस से केबी को और क्या बोलते हैं? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, बात समझिए। चलो, केबी का फॉर्मूला क्या है, केबी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसके लिए 2 फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले लिखा है आर टी बी स्क्वायर इंटू मोलर मास, किसका? सॉल्वेंट का ऑब्वियसली। ठीक है, आर इंटू टीबी, टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। अगेन सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है टीबी। सोल्यूशन नहीं बोलेंगे यार, इसको सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, इसको सही करेंगे, वेट, सोल्यूशन क्यों होगा? सॉल्वेंट के लिए डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड भाई, टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एम क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है यहाँ पर ये। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख दो ऐसे आर गैस कांस्टेंट। ये एक्चुअली यहाँ पर जो आर लिखा गया है ना ये, अच्छा ठीक है अभी बता दूँ, आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट लिखा है ना। अब ध्यान दो, अब एक और फॉर्मूला है केबी का, आर टी वी स्क्वायर अपॉन 1000 एल वी।
ठीक है, आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 LV। यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि जो LV होना चाहिए ना, LV देख लो यहाँ पर, LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन कैलोरी पर ग्राम, इसको कैलोरी पर ग्राम में रखोगे, इंपॉर्टेंट बात है, कैलोरी पर ग्राम में रखना। और यहाँ पर आर की वैल्यू 2 लिख लेना, यहाँ पर आर की वैल्यू 2 रखना, क्योंकि एनर्जी हीट को हम कैलोरी में ले रहे हैं, ठीक है, तो आर की वैल्यू 2 लिख लेना। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें तो यूनिट देख के बातें करेंगे, यूनिट किस में है ये मैटर करेगा, ठीक है। अगर सारी एसआई यूनिट है तो आर की भी एसआई यूनिट रखेंगे, और ठीक है, बात समझ गए ना। तो इस वाले फॉर्मूले में जो सेकंड वाला फॉर्मूला तुम्हें अपने सामने दिख रहा है ना, इसमें आर की वैल्यू 2 रख देना, और एलवी जो होगा ना, एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसकी वैल्यू कैलोरी पर ग्राम में रख देना, कैलोरी पर ग्राम में रख देना, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम। वाटर का कितना होता है, एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, 540, आपने हीट ट्रांसफर फिजिक्स में पढ़ा होगा, 539 होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वाटर के लिए, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, मतलब याद करने हैं, और क्या, ये दो फॉर्मूले केबी के लिए याद करने हैं, केबी के लिए दो फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। आई होप सारी चीज़ समझ गए हो। डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एक बार और आ चुका है हमारे पास ये डेल्टा एच वेपराइजेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होगा ये सब, तो आपको केबी हो सकता है पूछ ले, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कैलकुलेट केबी फॉर वाटर पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले पॉइंट नंबर 6 से स्टार्ट करना है लिखना, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन आप अभी पहले पॉइंट नंबर 6 से स्टार्ट करो लिखना, ठीक है, फटाफट लिख लो, पहले पॉइंट नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे लिखना, और लिख के मुझे तुरंत बताओ। फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, केबी का फॉर्मूला कौन सा लगाना चाहते हो, अगर डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया है क्वेश्चन में, डेल्टा एच वेपराइजेशन वाला लगाना, और अगर एलवी डेल्टा एच वेपराइजेशन नहीं दिया है तो एलवी तो पता ही होता है पानी के लिए, ठीक है, या मान लो डेल्टा एच एलवी दिया हुआ है किसी सॉल्वेंट का, तो फिर एलवी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। चलो भाई जल्दी जल्दी छापो इसे, फिर आगे बढ़ो। आर की एग्जैक्ट वैल्यू, आर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या बता दूं, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ लो। आर की 3 वैल्यू होती हैं, 2 होती है, 25/3 होती है, 1/12 होती है, ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग वैल्यू रखते हैं, ठीक है। आर की 3 वैल्यूज होती हैं, एक तो 2 कैलोरी में यूज़ करोगे एनर्जी को तो 2 रख देना, एसआई यूनिट में रखो 25/3 रख देना, और एटीएम लीटर में रखो तो 1/12 रख देना, ये 3 वैल्यू होती हैं आर की, ठीक है।
चलो हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन करो। वाटर के लिए केबी कैलकुलेट करो, ठीक है। एलवी तुम जानते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, RTB² अपॉन 1000 LV, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और केबी कैलकुलेट करो पानी के लिए। It's 17 hours. ठीक है भाई, आंसर आ रहा है 0.515, ठीक है। एक बच्चे का सही है, बाकी सबका गलत है। टीबी आपको किस में रखना है? टीबी भाई कैल्विन में रखना है, कैल्विन में, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने 273 रख दिया होगा, ओ सॉरी, हाँ पता नहीं क्या रखा होगा। 0.037 ला रहे हो, पता नहीं कैसे ला रहे हो, देखना पड़ेगा ये। ठीक है। आई होप आपको सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, और हम आगे बढ़ेंगे। तो के बी पानी के लिए होता है 0.515, तो 0.51 वाले बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। ठीक है, तो कर लेना वापस से इस क्वेश्चन को सॉल्व।
हाँ तो सेल्सियस में मत रखो भाई, गलत हो जाएगा। सेल्सियस में नहीं, टेम्परेचर को तो कभी सेल्सियस में ही रखो, ठीक है। अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की बात होगी तब तो सेल्सियस में रखो चाहे कैल्विन में, लेकिन टेम्परेचर अगर खाली खाली टेम्परेचर की बात हो रही है तो कभी भी टेम्परेचर को आपको डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है, कैल्विन में रखना है। लेकिन अगर कहीं पे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है तो वहां पे तो डिग्री सेल्सियस में ही रख दो चाहे कैल्विन में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप बात समझ में आए, टेम्परेचर का डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैल्विन का डिफरेंस करो चाहे डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस करो, डिफरेंस तो सेम आना है। लेकिन अगर कहीं पे टेम्परेचर रखना है तो टेम्परेचर को तो पक्का कैल्विन में ही रखो, ठीक है। चलो, तो अब करो एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुम्हें। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है इसको सॉल्व करो, फिर बताओ इसका आंसर क्या है। बाकी सारे बच्चे तो मजे ले रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं यहाँ पर आके। उन्हें लग रहा है कॉमेडी शो चल रहा है, आओ 5 मिनट देखो फिर चले जाओ। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करके तुरंत बताओ आंसर क्या आ रहा है, फिर आगे बढ़ो। इतना तो टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए।